आज का टॉपिक है हमारा केंद्राधिपति दोष पर। केंद्राधिपति दोष का अर्थ क्या हो गया? केंद्र आधिपति अर्थात केंद्र का अधिपति। केंद्र का अधिपति। केंद्र किसको कहते हैं? केंद्र कहते हैं 1, 4, 7 और 10 भावों को। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, इन भावों को कहते हैं केंद्र। और इनके अधिपति यानी कि इन भावों के स्वामी को कहते हैं अधिपति। तो केंद्रों के स्वामी केंद्र अधिपति। अब दोष कहां से आ गया? केंद्र तो हमारे कुंडली में केंद्र और त्रिकोण सबसे शुभ भाव कहलाते हैं। पराशर ऋषि ने साफ साफ कहा है कि केंद्र के भाव शुभ भाव है और उससे ज्यादा शुभ भाव कौन से हैं? त्रिकोण के भाव। तो ये केंद्राधिपति दोष आया तो आया कहां से? क्योंकि केंद्र के भाव अगर हमारे लिए शुभ हो गए तो उसके अधिपति दोष कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो इसके बारे में पूरी जानकारी, जो जानकारी मेरे पास है, मैंने मेरे गुरुओं से पाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारे मिथ हैं केंद्राधिपति दोष को लेकर के, जो मैं कोशिश करूंगी उन सारे मिथ्स को क्लियर करने की, कि केंद्राधिपति दोष किस लग्न में बनता है, किन ग्रहों से बनता है और उनकी स्थिति कहां होगी तब बनेगा। पहले हम जनरल बात कर लेते हैं कि जो आम तौर पे लोगों का मत है। तो आम तौर पे लोगों का क्या मत है कि केंद्र का स्वामी इस दोष को बनाता है। और केंद्र का कौन सा स्वामी? शुभ ग्रह। शुभ ग्रह जो है वो है गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध। या फिर यूं कहें कि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। तो इन भावों के स्वामी जो है वो केंद्राधिपति दोष बनाते हैं। और इन भावों के स्वामियों की राशि अगर केंद्र में आ जाती है, केंद्र कौन से? अभी बताया 1, 4, 7, 10। इनकी राशियां अगर केंद्र में आ जाती हैं तो ये स्वामी केंद्राधिपति दोष बना देते हैं। तो अब हम एक एक करके लेंगे कि जो त्रिकोण है वो कौन कौन से हैं? 1, 5, 9। कौन से? 1, 5, 9 भाव। तो जो पहला भाव है वो हमारा केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो अगर इस भाव का स्वामी यानी कि जिसके पास स्वामित्व है के फर्स्ट हाउस का, वो तो इस दोष से बाहर हो जाएगा। और कौन बाहर हो जाएगा? जिसके पास पांचवे का स्वामित्व है, केंद्र का भी स्वामित्व है और पांचवे का भी स्वामित्व है, वो भी बाहर हो जाएगा। 9वें का भी स्वामित्व है, वो भी बाहर हो जाएगा। यानी कि अगर 1, 5 और 9 का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा किसके साथ हो सकता है? ऐसा सिर्फ शुक्र के साथ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको एक राशि मिलती है केंद्र की और एक राशि मिलती है त्रिकोण की। और दूसरा क्या है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि केंद्राधिपति दोष अगर आपका केंद्र के भाव का स्वामी है, शुभ ग्रह है, और वो केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाए, पहले में, चौथे में, 7वें में और 10वें में, तो भी उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ये मत है। एक और मत है कि केंद्राधिपति दोष का ग्रह
अगर वक्री हो जाए तो ये दोष कट जाता है। ठीक है, एक मत और चल रहा है जो मैंने अभी बताया कि केंद्राधिपति दोष वाला ग्रह, शुभ ग्रह, अगर केंद्र में बैठा है तो उसको दोष लग रहा है, लेकिन अगर वो त्रिकोण में बैठा है तो भी उसको दोष लग रहा है। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम। तो क्या ये सारी की सारी मत जो है अपने अपने ये शास्त्र मत है, क्या ये सही हैं? क्या ये कुंडलियों में लागू होते हैं? हम एक एक करके इन सारे, कहते हैं ना, सारी परतों से पर्दा उठाएंगे और हम यहाँ पर वही बात करेंगे जो शास्त्र मत है। और शास्त्र क्या है? हमारी ज्योतिष की दुनिया में सबसे बड़ा शास्त्र है हमारा पराशर होरा शास्त्र। पराशर होरा शास्त्र में 96-98 के आसपास चैप्टर, अध्याय है। ठीक है, और उसका अगर पराशर होरा शास्त्र भी आपने नहीं पढ़ा है और उसमें हजारों सूत्र हैं, और उसका एक छोटा वर्जन है, छोटे से भी छोटा वर्जन है, लघु पराशरी। लघु पराशरी, और उस लघु पराशरी में सिर्फ और सिर्फ 42 सूत्र हैं। मैं यहाँ जो भी बात करूंगी बिल्कुल शास्त्र मत बात करूंगी, कोई भी अपनी बात नहीं करूंगी। तो उसमें 42 सूत्र हैं। अब आप ये समझिए मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, आपको जानना ये जरूरी है कि जो भी हमें कहीं से भी जानकारी मिल रही है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो YouTube से ही जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वो जानकारी जो हमें मिल रही है वो शास्त्र मत है या सही है या नहीं है। तो मेरा बस यही प्रयास है कि मैं आप जो क्लास कर रहे हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उन तक ये मैं मैसेज पहुंचा सकूं कि केंद्राधिपति दोष बनता कैसे है, शास्त्र में उसकी क्या गणना की गई है। तो लघु पराशरी में सिर्फ 42 सूत्र लिए गए, समझिएगा। बृहद पराशर होरा शास्त्र में 98 अध्याय हैं, अध्याय मतलब चैप्टर, और उसमें हजारों सूत्र हैं। उन हजारों सूत्रों में लघु पराशरी में सिर्फ और सिर्फ 42 सूत्र लिए गए, और उन 42 सूत्रों में भी 2 सूत्र केंद्राधिपति दोष के हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 2 सूत्रों को उन 42 सूत्रों में जगह मिली है तो क्या इसका महत्व नहीं है? इसका महत्व बहुत ही ज्यादा हो गया है। ठीक, तो यानी कि अब अगर आपको कुंडली की विवेचना करनी है, एनालिसिस करना है, तो इस सूत्र के बारे में सही जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। मैं आपके साथ अपनी बनाई हुई एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, उसमें आपके साथ श्लोक भी शेयर करूंगी कि कैसे हम इस चीज को देखें। आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें हैं कि केंद्राधिपति दोष कैसे बनता है, क्या होता है और उसके नियम क्या है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि केंद्राधिपति दोष पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वें भाव के स्वामी बनाते हैं। अब केंद्राधिपति दोष होता क्या है? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि केंद्र का अधिपति इस दोष को बनाता है और शुभ ग्रह इस दोष को बनाने में सहायक होते हैं, यानी वो ही इस दोष को बना सकते हैं। अशुभ ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल इन दोषों को नहीं बना सकते हैं। तो केंद्राधिपति दोष कैसे
बनता है ये आपको पता चल गया। अब इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका हो सकता है? क्योंकि अगर हम देखें निर्विवाद रूप से कौन सबसे ज्यादा शुभ है, तो गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र निर्विवाद रूप से सबसे शुभ ग्रह हैं। लेकिन बुध और चंद्रमा के साथ कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है? कंडीशन ये अप्लाई है कि बुध अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे तो शुभ, अशुभ ग्रह के साथ बैठे तो अशुभ। तो इसका मतलब ये हो गया कि बुध की भी कैटेगरी है। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो ही वो केंद्राधिपति दोष बनाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो बात कही गई है वो शुभ ग्रहों की बात कही गई है। अब चंद्रमा के साथ क्या प्रॉब्लम है? चंद्रमा जो है वो 15 दिन तक शुभ होता है, 15 दिन तक अशुभ होता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में अशुभ चंद्रमा है और फिर वो केंद्र का अधिपति है, तो क्या वो ये दोष बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। तो हम कुंडली में कैसे देखें कि जो चंद्रमा है वो शुभ है या नहीं है? तो चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ चंद्रमा होता है। अब कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ है, तो नवमी से लेकर के कहां तक? शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक अगर किसी का जन्म है तो वो अशुभ चंद्रमा हुआ। तो ये फिर दोष नहीं बनाएगा। अब अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो सिर्फ 4 ऐसी लग्नें हैं जिनके दोनों राशियां केंद्र में आती हैं। वो 4 लग्नें कौन सी हैं? मिथुन लग्न, कन्या लग्न और धनु लग्न, मीन लग्न। इन चारों लग्नों में आपके दोनों शुभ ग्रहों की राशियां आ जाती हैं, केंद्र में ही आ जाती हैं। मिथुन लग्न लेते हैं तो पहले भाव में 3 नंबर, चौथे भाव में 6 नंबर, 7वें भाव में 9 नंबर और 10वें भाव में 12 नंबर। यानी कि दोनों के दोनों शुभ ग्रहों की राशियां आ गई। ऐसे ही अगर अब हम धनु लग्न ले लेते हैं तो धनु लग्न में भी गुरु के राशि प्रथम भाव में, फिर चौथे भाव में भी गुरु की ही राशि, 7वें भाव में बुध की राशि और 10वें भाव में भी बुध की राशि। तो देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों को सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष बनाना चाहिए। शुक्र को क्यों लिया? वो इसीलिए लिया क्योंकि शुक्र जो है वो नैसर्गिक रूप से भी क्या है? शुभ है। और दूसरा क्या है कि बुध के साथ कंडीशन अप्लाई हो गई। और तीसरी बात कि अभी हमने बात करी कि जो केंद्र का स्वामी है वो इस दोष से बाहर है। तो अगर हम मिथुन लग्न की कुंडली लेते हैं या कन्या लग्न की कुंडली लेते हैं तो इस दोष से कौन बाहर हो गया? बुध बाहर हो गया। तो बुध के साथ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो गए। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि भाई केंद्राधिपति दोष जो जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं उसका सूत्र क्या है, जो शास्त्रों में लिखा है। तो लघु पराशरी का श्लोक नंबर 10 और 11, ठीक है, आप लोग भी जाकर के देखिएगा कि लघु पराशरी का श्लोक नंबर 10 और 11 क्या बोलते हैं कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रो
मारकत्व अपि चा त्यो मारक स्थान संस्थिति। इसको ध्यान से पढ़िए और इसका अर्थ भी मैंने लिखा है कि केंद्राधिपति दोष कौन बनाता है और किस कंडीशन में बनाता है। तो क्या लिखा है, केंद्राधिपति दोष अस्तु, यानी केंद्र का जो अधिपति वाला दोष है वो कौन बनाएगा, बलवान गुरु शुक्रो। बलवान गुरु और शुक्र, बलवान गुरु शुक्र का अर्थ क्या हो गया, बलवान तो ये तब होगा जब अपनी राशि में होगा, केंद्र का स्वामी होकर अपनी राशि में होगा। समझिएगा, ये बलवान तो तभी होगा, किसी और की राशि में तो बलवान नहीं हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं ऋषि लोग कि मारकत्व अपि चा त्यो मारक स्थान संस्थे। यहां देखिए मैंने लिखा है बलवान गुरु और शुक्र को शुभ होने के कारण केंद्रेश होने का परम दोष लगता है। और उसमें क्या है, एक केंद्र और एक मारक भाव का स्वामी। इस लाइन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एक केंद्र और एक मारक भाव का स्वामी हो तो ही केंद्राधिपति दोष लगता है, अदरवाइज किसी भी ग्रह को वो केंद्र का अधिपति होने की वजह से उसको दोष नहीं लगेगा। क्या है, अर्थात यहाँ और स्पष्ट तरीके से लिखा है कि मारक भाव के स्वामी होने पर इतना दोष नहीं लगेगा। ये भी समझ लीजिए, जितना कि वो स्वग्रही होकर मारक स्थान में बैठा होगा। क्यों ये बात क्यों लिखी है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, बलवान गुरु शुक्र। मारक स्थान का स्वामी होकर अगर केंद्र में बैठा है तो क्या वो इतना बली होगा, नहीं। हम यहाँ बली ग्रह की बात कर रहे हैं, बली शुभ ग्रह की बात कर रहे हैं। तो तीन कंडीशन कौन सी हो गई, केंद्र का स्वामी बलवान प्लस मारक भाव का भी स्वामी होना चाहिए। तो मारक भाव कौन कौन से हैं, दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवां। शुक्र के केस में दूसरा अगर वो सप्तम का स्वामी बनेगा तो एक लग्न में वो दूसरे का आधिपत्य लेके बैठा होगा और एक लग्न में 12वें का। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्या लाइन है कि बुद्धस्त दनु चंद्रो अपि भवेत तदनु तद विधा। इसका अर्थ इन दोनों में, किसमें, बुध में और चंद्रमा में, इन दोनों में कम मारक कौन हो गया, बुध हो गया, और उससे कम मारक कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया आपका गुरु और शुक्र। केंद्राधिपति दोष लगाने में ये जितना आपको कष्ट देंगे दोनों ग्रह, उससे कम कौन देगा, बुध, और उससे कम कौन देगा, चंद्रमा। और इन दोनों के साथ कंडीशन भी अप्लाई है कि ये कब कौन सी सिचुएशन में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि वो कौन सी 7 लग्नें हैं, कितनी, 12 लग्नों में सिर्फ 7 लग्नों में ये दोष बनता है। ये आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, 12 लग्नों में सिर्फ 7 लग्नों में ये दोष बनता है, बाकी लग्नों में ये दोष नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि जो चीज, जो सूत्र हमने पीछे पढ़ा है, जो पराशर ऋषि ने दिया है, वो सिर्फ इन 7 लग्नों में ही लागू होगा। तो पहली कौन सी लग्न है, मेष लग्न। मेष लग्न में शुक्र जो है
वो केंद्राधिपति दोष बनाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का भी स्वामी है और सप्तम का भी स्वामी है। मिथुन लग्न में गुरु, मिथुन लग्न में गुरु सप्तमेश और दशमेश होने के कारण केंद्राधिपति दोष बनाता है। सप्तम भाव मारक भाव हो गया। कन्या लग्न में अगेन गुरु जो है बृहस्पति, वो चतुर्थेश और सप्तमेश होने के कारण केंद्राधिपति दोष बनाते हैं। कई लोगों का ऐसा मत है कि मिथुन और कन्या लग्न में बुध भी केंद्राधिपति दोष बनाता है। बुध केंद्राधिपति दोष कैसे बना सकता है? क्योंकि वो लग्नेश है और कहीं से भी उसको इस लग्न में, इन दोनों लग्नों में मारक भाव का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। और अगर वो केंद्राधिपति दोष बनाएगा, धनु लग्न और मीन लग्न में गुरु की भी बात कर लेते हैं, तो फिर लग्नेश का क्या होगा? स्ट्रांग होकर बैठेंगे तो वो जो पंच महापुरुष योग बना रहे होंगे उनका क्या होगा? उनका रिजल्ट तो 0 होगा, फिर मिलना ही नहीं चाहिए। अब उसके बाद कौन आ जाता है? वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में शुक्र को सप्तमेश और द्वादशेश होने की वजह से, ये भी मारक भाव हो गया, की वजह से केंद्राधिपति दोष लगता है। धनु लग्न में बुध को सप्तमेश और दशमेश होने के कारण, अब यहां धनु लग्न में गुरु को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, यहां बुध को केंद्राधिपति दोष लगेगा, क्योंकि अब ये सप्तमेश है। मकर लग्न में चंद्रमा को, अब देखिए एक लग्न है, सिंगल एक लग्न, जहां चंद्रमा को दोष लगता है और उसमें भी कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, सप्तमेश और केंद्रेश होने के कारण, सप्तमेश यानी चंद्र, केंद्रेश का मतलब सप्तम का ही स्वामी, क्योंकि चंद्रमा के पास सिर्फ एक ही राशि है, उसकी वजह से ये केंद्राधिपति दोष लगता है। और यहाँ लिखा हुआ है अगेन कि ये देखना पड़ेगा कि वो पक्ष बली है या नहीं, या स्ट्रॉन्ग चंद्रमा, शुभ चंद्रमा है या नहीं। मीन लग्न में फिर से बुध के चतुर्थेश और सप्तमेश होने के कारण केंद्राधिपति दोष लगता है। अब यहाँ दोनों जगह पे लिखा हुआ है कि बुध अगर पापी हो धनु लग्न में और मीन लग्न पापी हो, पापी मतलब अगर वो केंद्र में ही बैठा है और कोई पाप ग्रह उसके साथ आके बैठा है, तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब कई लोगों का मत ये भी है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर केंद्राधिपति दोष वाला ग्रह, देखिए ये चीज दूसरे ग्रह के साथ अप्लाई होगी मगर केंद्राधिपति वाले ग्रह के साथ नहीं होगी, कि सहचर्य का नियम भी लगता है कि अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो आप उसका स्वभाव भी लेंगे। मान लीजिए जो बुध है वो शनि के साथ बैठा हो, धनु लग्न की कुंडली हो, मीन लग्न की कुंडली हो, बुध बैठा हो सप्तम में बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, तो यहाँ पर धन, अब ये भी मत है कि अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केंद्राधिपति दोष होगा, नहीं, अब बुध केंद्राधिपति दोष नहीं बनाएगा, उसको बाकी का जो रिजल्ट करना होगा वो करेगा, क्योंकि बुध जो है अब यहाँ पर पापी हो गया है, शुभ नहीं बचा है। मैं आपके साथ अभी कुंडलियां शेयर करूंगी, तब आपको और क्लियर होगा कि ये सारी चीजें क्यों मैं बोल रही हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये मैंने वो लग्न लगाए जिनके बारे में बात करी है, लग्न कुंडली,
तो ये देख लीजिए, यहाँ पे शुक्र, मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र जब यहां बैठेगा, सप्तम में बैठेगा, ये भी समझ लीजिए। हमने बलवान शुक्र की बात करी है, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। यहां बैठेगा तो दिग्बली हो जाएगा, चौथे भाव में उसको दिग्बल प्राप्त होता है। और शुक्र क्यों है? क्योंकि मारक, दो दो मारक भाव के स्वामियों का ग्रह है और शुभ है। अब दूसरा, उसके बाद क्या है? वृश्चिक लग्न। तो वृश्चिक लग्न में भी शुक्र यहां बैठेगा, केंद्र में बैठेगा, केंद्र में बैठेगा, तब जाकर के इसको केंद्राधिपति दोष लगेगा। उसके बाद ठीक है, मकर लग्न की कुंडली, मकर लग्न की कुंडली मैं सबके क्वेश्चन लूंगी सबसे लास्ट में। उसके बाद किसको लगेगा? चंद्रमा को, चंद्रमा को लगेगा। और जब चंद्रमा यहां बैठेगा, मारक भाव में चंद्रमा बैठेगा, इसको दोष लगेगा, तब ये अपना केंद्राधिपति दोष का रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट देगा। अब आ जाते हैं इन 4 लग्नों पे। 7 लग्नों की बात करी थी, अब ये 4 लग्न कौन सी? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो मिथुन लग्न में क्या होगा? जब मरकरी कहां बैठेगा, सॉरी, जुपिटर कहां बैठेगा? सप्तम में बैठेगा, सप्तम में बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, नहीं लगेगा आपको केंद्राधिपति दोष। कन्या लग्न में अगेन जुपिटर यहां बैठेगा, मारक भाव का स्वामी होकर, मैं फिर से बोलती हूं, मारक भाव का स्वामी होकर केंद्र में बलवान होना चाहिए। ठीक है, यहां बैठेगा, आप बोलोगे यहां भी बलवान होगा, 100% यहां बलवान होगा। मिथुन लग्न में यहां बैठेगा, यहां पर भी ये बलवान ही है, लेकिन क्या बोला था कि वो बलवान होकर अपने मारक स्थान केंद्र में बैठ के जो आपका नुकसान करेगा, वो यहां नहीं करेगा। पंच महापुरुष योग भी तो बनाएगा, क्या उसका रिजल्ट वो शून्य कर देगा? शून्य नहीं करेगा। अगर पराशर ऋषि को इतना पता था कि भाई केंद्राधिपति दोष देना है, तो पंच महापुरुष योग का निर्माण ही क्यों किया उन्होंने? नहीं करना चाहिए था फिर, क्योंकि उन 42 सूत्रों में पंच महापुरुष योग की भी गणना है। उन हजारों सूत्रों का निचोड़ जो 42 सूत्रों में है, वहां पर भी पंच महापुरुष की गणना है। तो यानी कि हर चीज का अपना एक महत्व है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। धनु लग्न में क्या होगा? जब मरकरी सप्तम में बैठेगा और मीन लग्न में भी मरकरी जब सप्तम में बैठेगा, तब ये केंद्राधिपति दोष का कंप्लीट रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा? केंद्राधिपति दोष करता क्या है कि देखो, एक तो पहली बात समझ लीजिए, और एक बात बताती हूं कि आप लघु पराशरी के श्लोक नंबर 6 या 7 में जाकर पढ़िएगा, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है
या बृहद पराशर होरा शास्त्र भी पढ़िएगा, जहां पराशर ऋषि ने लिखा है कि केंद्र के स्वामी अगर शुभ हो तो वो अपनी शुभता कम कर देते हैं, अशुभ हो तो अशुभता कम कर देते हैं, अर्थात वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो एक ऐसा ग्रह जिसकी शुभता दो दो भावों पे डिपेंड करती है, कुंडली के दो भाव, मेन भाव, अगर उसका स्वामी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर जातक के जीवन में? क्या प्रैक्टिकल में ये अप्लाई होता है? नहीं होता है। तभी उन्होंने, और जिस ग्रह से यानी शुभ ग्रह से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ये हमें अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन जब वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अगर उसकी केंद्र में दोनों राशियां हैं तो वो सम हो जाएगा। लेकिन एक राशि कहाँ है? एक मारक भाव में राशि है, तो शुभ ग्रह से मारकत्व की उम्मीद नहीं होती है। शुभ ग्रह से, सुनिएगा, शुभ ग्रह से मारकत्व की उम्मीद नहीं होती है। ये वही है, उसी तरीके से समझिएगा जैसे कि एक गुरु से आपको मारकत्व की उम्मीद नहीं होती, उससे किस चीज की उम्मीद होती है? ब्लेसिंग की, कि अगर कोई शुभ है, गुरुजन है, गुरु है, तो वो हमें ब्लेस करेगा। लेकिन अगर वही गुरु मारने पे उतर आए तो क्या होगा? इसीलिए ये, क्योंकि सप्तम मारक भाव भी बनाया गया है, मारक भाव भी बनाया गया है, तो उसी मारक भाव के बारे में और डिटेल में बताने के लिए इन दो श्लोकों में उसकी गणना की गई है कि जब कोई ग्रह शुभ होकर भी मारकत्व ले लेता है तब वो सम हो जाता है। क्या हो जाता है? शुभ ग्रह सम हो जाता है। और वो कौन सा ग्रह है? वो सिर्फ एक ही ग्रह है, जो है गुरु, जो है गुरु। शुक्र के साथ भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि शुक्र को जब भी केंद्र में अधिपत्य मिलेगा तो एक उसके पास मारक भाव की जो केंद्र के बाहर राशि पड़ रही है उसका स्वामित्व है। तो अब यहां पे ये सम नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा नियम एक और है जो मैं आपको बता देती हूं कि दूसरे और सातवें भाव का स्वामी, ये भी पराशर ऋषि ने लिखा हुआ है कि दूसरे और सातवें भाव का स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में जाता है तब वो उतना अशुभ नहीं होता है, तब वो उतना अशुभ नहीं होता है। एक और नियम है कि अगर द्वादश भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक ही है तो वो बहुत ही हानिकारक होता है जातक के जीवन में। अगर उसकी दशा आई तो बहुत ही कष्टकारी होती है। और ये किसके साथ है? ये शुक्र के साथ है। अब आपके साथ मैं चार्ट शेयर करूंगी जहां पर आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे बताएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं। ये आमिर खान जी का चार्ट है, ठीक है। इनकी मकर लग्न की कुंडली है। किसकी है? मकर लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे कौन बैठा है? चंद्रमा को केंद्राधिपति दोष लगा है। चंद्रमा को केंद्राधिपति दोष लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि इनका चंद्रमा कौन सी तिथि का है?
शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का, अर्थात ये शुभ चंद्रमा है, ये शुभ चंद्रमा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये शुभ हो गया तो कि केंद्राधिपति दोष बनाने के काबिल है। तो इस चंद्रमा से ऐसे अगर हम इसको केंद्राधिपति दोष के हिसाब से ना देखें, सिर्फ चंद्रमा के हिसाब से देखें, तो ये बलवान चंद्रमा हो गया। तो जब इस चंद्रमा की महादशा आनी हो तो हम यही कहेंगे कि जातक के जीवन में व्यापार अच्छा होना चाहिए, व्यापार अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा आपको फिल्म लाइन में लेकर जाता है, फिल्म लाइन से व्यापार करवाता है, ये आप सब लोगों को पता होगा। लेकिन जब चंद्रमा की महादशा आई तब इनका व्यापार क्यों ठप हुआ? व्यापार की बात क्यों कर रही हूं मैं? क्योंकि सप्तम भाव से क्या देखते हैं? व्यापार देखते हैं। चंद्रमा की महादशा में इनका व्यापार ठप नहीं होना चाहिए था और तो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी। लाल सिंह चड्ढा क्यों पिट गई? कब रिलीज हुई थी? 2022 में, जुलाई मंथ में, चंद्रमा की महादशा में। और चंद्रमा की ही महादशा में इनका इनके पार्टनर के साथ संबंध क्यों खराब हो गए? दो चीजें ही क्यों खराब हुई? सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी जो इस केंद्राधिपति दोष को लेकर बैठा है, वो अपना रिजल्ट करेगा, उसके पास अब वो बल है। ऐसे हम देखें तो क्या चंद्रमा किसी भी ग्रह से दृष्ट है? नहीं है, उसका सीधा संबंध लग्न से है, किसी भी ग्रह से वो दृष्ट नहीं है। तो यहाँ पे सप्तम का संपूर्ण रिजल्ट उसको करना चाहिए था, तो उसने संपूर्ण रिजल्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वो दोष बनाकर बैठा है। ठीक है, और कुछ कुंडलियां देख लेते हैं। ये मीन लग्न की कुंडली है, ठीक है, ये मेरे क्लाइंट्स के चार्ट, ये मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली में अब यहां कौन बैठा है? कौन बनाएगा केंद्राधिपति दोष? बुध बनाएगा। अब क्या ये बुध शुभ रह गया? क्या ये बुध शुभ रह गया? जवाब है ना। केंद्राधिपति दोष बुध जो बनाने वाला था, अब वो शुभ नहीं है, तो क्या ये केंद्राधिपति दोष बनाएगा? नहीं बनाएगा। इस जातक के जीवन में शनि में किसकी? मरकरी यानी बुध की दशा चल रही थी। कब से? 2018 सितंबर से 2021 मई तक। बुध क्या देता है? एजुकेशन देता है। ठीक है, किसके साथ बैठा है? छठे के स्वामी के साथ बैठा है, तो थोड़ा खराब करना चाहिए था, स्वास्थ्य भी खराब करना चाहिए था। मार्केश है, तो ना इनके साथ इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, ना इनकी एजुकेशन में रुकावट आई, बल्कि इस समय पर इन्होंने अच्छी एजुकेशन गेन करी और साथ ही साथ नौकरी भी करी। यहां पे बुध खराब रिजल्ट नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न की कुंडली में। ये कौन हो गया? गुरु हो गया। इस गुरु ने क्या किया? अब ये गुरु तो किसी के साथ बैठा होगा तो भी अशुभ, तो भी शुभ, नहीं बैठा होगा तो भी शुभ, क्योंकि इसके साथ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। तो इस गुरु ने
इनकी भी सैटर्न में जुपिटर की दशा 2022 से अभी 2025 तक। जब जुपिटर की दशा आई, जुपिटर का अंतर आया, तब से लेकर अभी तक कम से कम अभी खत्म ही नहीं हुआ है, अभी तो 2023 ही चल रहा है। 2 से 3 बार ये बीमार जातिका है, ये अच्छा खासा बीमार हो गई। यहां पे जुपिटर ने सप्तम का प्रभाव दिया, क्योंकि ये काम कर सकता है, ये करेगा। हंड्रेड परसेंट ये अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि अंतरदशा में वो इतना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने अभी तक 2 से 3 बार इनको अच्छा खासा बीमार कर दिया। अब आ जाते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली पर। वीरू जी, मैं सवाल लेती हूँ, आपका सबका सवाल लेती हूँ, आप लोग बस चार्ट खत्म करने दीजिए। उसके बाद ये किसका है? वृश्चिक लग्न की कुंडली। वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये भी फीमेल चार्ट है, किसकी? इनकी भी सैटर्न में वीनस का अंतर था 2021 से, ठीक है। 2021 में अब वीनस के साथ भी कोई कंडीशन अप्लाई तो है नहीं। ये कहाँ का स्वामी है? इसको केंद्राधिपति दोष लगा है, यहां बैठ के स्ट्रांग हो गया है, और ये मारक भाव का भी स्वामी है। तो इस जातिका को, इस बच्ची को शुक्र से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम हो सकती थी हुई, और ये भी अच्छा खासा बीमार। अब आप ये कहेंगे कि छठे का स्वामी साथ में बैठा है, बिल्कुल उसका प्रभाव लेगा, लेकिन यहां तो कोई नहीं बैठा था, तो फिर गुरु ने क्यों बीमार किया? 12वें का स्वामी है, ये भी कहेंगे, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अब छठे का स्वामी होकर, सप्तम का स्वामी होकर केंद्राधिपति दोष लेकर और किसके साथ इन्वॉल्व हो गया? छठे के साथ। ये सप्तम भाव किसका होता है? ठीक है, तो सप्तम भाव से जो अंग आता है, इनको यूटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस ग्रह की कितनी इंटेंसिटी रहेगी, और कौन सा ग्रह, सबसे पहली बात, कौन सा ग्रह आपके जीवन में क्या उतल पुतल मचाएगा केंद्राधिपति दोष का ग्रह हो करके। ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और वो 2 सूत्र थे जो केंद्राधिपति दोष बनाते हैं, एक्चुअल में बनाते हैं। और इन्हीं 7, ओनली 7 लग्नों में ये दोष बनता है। बाकी किसी भी और किसी भी कंडीशन में, कि वो अगर त्रिकोण में बैठा होगा तो भी दोष होगा, वक्री होगा तो भी दोष होगा, ये सब कुछ भी कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब हम आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी शिल्पा जी। हाँ नमस्ते पूजा जी। स्क्रीन ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, जो भी क्वेश्चन करेंगे अपने स्क्रीन ऑन कर लीजिएगा। हाँ जी। नहीं, आपने अभी जो क्लाइंट्स की कुंडली थी इसमें बताया कि गुरु बीमार करा, तो वो कैसे? वो 7th में था ना, तो 7th में है तो मारक भाव है। केंद्राधिपति दोष का स्वामी क्या करता है? केंद्राधिपति, देखिए, केंद्राधिपति दोष का स्वामी आपके मान सम्मान में, बीमारी में, धन हानि में, ठीक है, संबंधों में। हम किसी भी ग्रह का जो दोष है वो कहाँ देखेंगे? अपने जीवन में देखेंगे। या तो धन हानि करेगा, बिजनेस हानि करेगा, पार्टनर से दूर करेगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा।
मानहानि करेगा, ओके, मृत्यु नहीं देगा, मृत्यु नहीं देगा, क्योंकि एक अकेला ग्रह आपको मृत्यु नहीं दे सकता है, उसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन है कि सप्तम का समय आ गया, अब आप समझ लीजिए बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सप्तम और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। एक कुंडली में आपको दिखाया जहां बुध है, वहां पे तो बुध ने, जबकि बुध क्या हो गया, उस कुंडली में भी बुध पापी हो गया, उसमें भी छठे के साथ बैठा था, तो उसने बीमारी क्यों नहीं दी। अगर हम खाली सूत्र की बात करते हैं कि सप्तमेश मार्केश छठे के साथ बैठा, एक छठे के साथ बैठा बीमारी दे दी, एक छठे के साथ बैठा बीमारी नहीं दी, एजुकेशन दे दी और जॉब दे दी। छठे को समझिएगा आप, एक छठे का पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है और एक जो केंद्राधिपति दोष का स्वामी है वो छठे का नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। और मिथुन लग्न में लाइक सप्तमेश और दशमेश 12 में बैठे तो 12वें खाने में, 12वें भाव में, 12वें में बैठे हैं तो केंद्राधिपति दोष नहीं बन, केंद्राधिपति दोष बनाने के लिए बलवान होना चाहिए, और बलवान कब होगा, जब वो अपनी राशि में बैठा होगा। और दूसरा, अब आप ये कह लीजिए त्रिकोण में बैठा होगा, तो पहले ही बता दिया है त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह इस नियम से बाहर है। त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह को पराशर ऋषि ने सबसे शुभ ग्रह बोल दिया है, वो इस नियम में कहीं पर भी नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू जी अर्चना जी। हेलो, हाँ हाँ पूजा जी, मैं बोल रही थी कि धनु लग्न में अगर गुरु लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्तम का स्वामी नहीं है, लग्नेश है। हाँ लग्नेश है, वो तो महापुरुष योग बना रहा है, उसको कैसे केंद्राधिपति दोष लगेगा। ठीक है, तो गुरु को नहीं लगा। लेकिन बुध अगर चतुर्थ में बैठा हुआ है, ठीक बुध है, चतुर्थ में बैठा हुआ है तो बुध, अकेला है, हाँ, धनु लग्न में मीन राशि में बैठा हुआ है, हाँ, तो यहाँ बलवान है। हाँ बलवान है ना, कैसे बलवान है बताइए। धनु लग्न में वो बैठा हुआ है, केंद्र में ही बैठा हुआ है ना, सप्तम का और दसम का स्वामी होके केंद्र में ही बैठा हुआ है। अरे लेकिन नीच राशि में बैठा है। हाँ, नीच राशि में बैठा हुआ है, और केतु से अगर दृष्ट है तो उसको वो केंद्राधिपति छोड़ दोष दीजिए, लगेगा। केतु की दृष्टि छोड़ दीजिए, मैं केतु राहु की दृष्टि नहीं लेती। पहली बात समझिए, हमने सबसे पहले क्या बोला, बलवान होना चाहिए। अब वो नीच का है तो बलवान कैसे है, तो फिर उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यही सारे तो मिथ हैं। तो फिर उसको अपने कार्यकर्तों को पूर्ण करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अब आपने बोला कि क्या बोला आपने, केतु से दृष्ट है, केतु से दृष्ट नहीं है, राहु से युक्त है। नहीं, राहु से युक्त नहीं है, वो अकेला ही बुध बैठा हुआ है चतुर्थ केतु भाव से दृष्ट कैसे होगा फिर। अच्छा, आप पंचम नवम दृष्टि ले रही हैं ऐसे। हाँ, अष्टम में बैठा हुआ है केतु, नहीं, तो अभी आप बुध के कारकत्व तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो नीच का हो गया है। अच्छा, बलवान नहीं रहा वो किसी भी तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगा, वो नीच होने की वजह से वो अपने कार्यकर्ताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा। यस। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।